मैं एसएन सिंह एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में 2 सितंबर से जो आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उसकी तैयारी चल रही थी। उसी तैयारी के क्रम में डेली हम 2-3-4 वीडियो जितना भी संभव हो सकता है आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और पहुंचाते भी हैं। एक ही तरीके से पढ़ते पढ़ते हमको लगता है कि बोरियत महसूस होता है, क्योंकि जब एक ही तरीके से एक ही प्रकार से शिक्षण अधिगम होता है तो कहीं ना कहीं से शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावित होती है। तो आपको अपने तरीकों को भी, यानी शिक्षण अधिगम के जो तरीके हैं, जो विधियां हैं, उसको चेंज करते रहना चाहिए। उसी क्रम में कई दिन तक हमने आपको कुछ दूसरे प्रकार से वीडियो पहुंचाने का प्रयास किया। आज हम सोच रहे हैं कि आपको एक बार फिर से बोर्ड पे आपको समझाया जाए कि किस प्रकार से चीज़ों को आप अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। जो पहले आपको वीडियो जाता था वो ज़्यादा समझ में आता है कि अगर आप बोर्ड पे पढ़ते हैं वो ज़्यादा समझ में आता है। आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और आपको जो भी अच्छा लगता होगा उसी प्रकार से कक्षाएँ आप तक पहुँचेंगी। तो आज हम पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसी को एक दूसरे नाम से जानते हैं। जो दूसरा नाम इसका है उसको कहते हैं अभिक्रमित अधिगम विधि। अभिक्रमित अधिगम विधि। अभिक्रमित अधिगम विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि या अभिक्रमित अधिगम विधि, ये दोनों एक ही चीजें हैं। ये दोनों जो हैं वो एक ही चीजें हैं। इसी को अगर हम अंग्रेजी में कहें तो अंग्रेजी में कह सकते हैं कि इसी को अगर हम अंग्रेजी में कहें तो कहेंगे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। अब अभिक्रमित अनुदेशन की जो विधि है उसमें आप देख रहे हैं कि 2 शब्द है, एक तो प्रोग्राम है और एक इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले आपको इसी को समझना होगा कि प्रोग्राम का मतलब क्या होता है और इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। आपको अगर अच्छे से समझना है तो इन दोनों शब्दों को भी आपको समझना होगा। जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम का मतलब होता है कि योजना। प्रोग्राम का मतलब होता है कि योजना, या इसी को हम कहते हैं कार्यक्रम। योजना कहते हैं या कार्यक्रम कहते हैं। इसी को हम योजना कहते हैं या कार्यक्रम कहते हैं। और इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अनुदेशन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अनुदेशन। योजना या कार्यक्रम, तो योजना या वह कार्यक्रम क्यों? तो योजना व कार्यक्रम अधिगम के लिए, योजना व कार्यक्रम शिक्षण के लिए। तो योजना और कार्यक्रम, ये योजना और ये कार्यक्रम क्यों बनाए जाएंगे? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं, ये कार्यक्रम बनाए जाते हैं, ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो योजना और कार्यक्रम जो भी होगा वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाएगा।
जब हम एक निश्चित उद्देश्यों को लेकर के विचार विमर्श चिंतन करते हैं, किसका, यहां पे हमको करना क्या है, यहां पे हमको करना है शिक्षण करना है, और शिक्षण के साथ साथ अधिगम करना है। तो यहां से हम कोई ना कोई एक क्या करेंगे, एक निश्चित उद्देश्य हम निर्धारित करेंगे, एक हम निश्चित उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि हमारे शिक्षण का क्या उद्देश्य होगा या हमारे अधिगम का क्या उद्देश्य होगा। हम यहां से क्या करेंगे, हम इसको निर्धारित करेंगे, और निर्धारित करने के बाद उस पर हम क्या करेंगे, योजना तैयार करेंगे, विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो निश्चित उद्देश्यों को लेकर के जब हम विचार विमर्श करके एक योजना तैयार करते हैं, तो उससे होता क्या है कि जो हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो क्या होती है, प्रभावशाली होती है। जो भी हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होगी वो प्रभावशाली होगी। तो योजना बनाने का मतलब हो गया कि निश्चित उद्देश्य को लेकर के विचार विमर्श व चिंतन करना, निश्चित उद्देश्यों को लेकर के विचार विमर्श व चिंतन करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम हो सके, अधिक से अधिक अधिगम हो सके, और शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो प्रभावशाली हो सके। तो ये तो हो गया आपका क्या, योजना या कार्यक्रम या प्रोग्राम, इसी को कहा गया प्रोग्राम। उसके बाद अनुदेशन का मतलब अगर हम समझें तो अनुदेशन का मतलब होता है, अनुदेशन के मतलब को अगर हम समझें तो अनुदेशन का मतलब होता है कि सूचनाओं का संग्रह या ज्ञान व सूचना का आदान प्रदान, ज्ञान व सूचना का आदान प्रदान। ज्ञान व सूचना का जो आदान प्रदान होगा वो केवल एक शिक्षक के द्वारा ही नहीं हो सकता है। अगर हमको सूचना मिलती है कहीं से तो केवल क्या सूचना हमको कोई व्यक्ति ही देता है, हमको इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश हमको मिलता है। इसको साधारण शब्दों में हम निर्देश भी कह सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं, साधारण शब्दों में हम इसको निर्देश भी कहते हैं, निर्देश। तो निर्देश जो होता है, इंस्ट्रक्शन जो होता है, क्या वह हमको कोई व्यक्ति ही देता है, क्या वह कोई शिक्षक ही देगा, क्या वह कोई हमसे जो बड़ा होगा वही देगा, क्या हमसे जो छोटा होगा केवल वही देगा, नहीं। हमको जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है, हमको जो निर्देश प्राप्त होता है, वो कहीं से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी किताब में कुछ लिखा हुआ उसको पढ़ के हमने निर्देश प्राप्त कर लिया, हमने सूचना प्राप्त कर लिया। टीवी बैठ के हम देखते हैं, टीवी भी हमको कुछ सूचना बता देती है। हम पत्रिका पढ़ते हैं, पत्रिका से भी कुछ सूचना हमको मिल जाती है। आते जाते हम कहीं बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं, उससे हमको सूचना मिल जाती है। प्रकृति में जो कुछ प्रकृति ने अपना सजाया हुआ है, सजोया हुआ है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं कि जो हमको कुछ ना कुछ ज्ञान देती रहती हैं, कुछ ना कुछ सूचनाएं देती रहती हैं। तो ये जो निर्देश होता है वह केवल और केवल किसी व्यक्ति, किसी शिक्षक, किसी बड़े के माध्यम से ही हमको प्राप्त नहीं होता है, बल्कि इस संसार की जितनी वस्तुएं हैं, इस प्रकृति में जितनी वस्तुएं हैं, जितने पशु पक्षी हैं, कहीं जहाँ से भी हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से हमको निर्देश मिलता है। तो सबसे पहले ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि निर्देश या अनुदेशन का मतलब केवल और केवल शिक्षक के द्वारा प्राप्त सूचना और ज्ञान नहीं होता है। हमको कहीं से भी सूचना और ज्ञान अगर प्राप्त होता है तो वह अनुदेशन कहलाएगा, वह निर्देश कहलाएगा। तो सीधा सीधा अब आप आइए इसके कि अभिक्रमित अनुदेशन होता क्या है, तो थोड़ा सा आप अब क्लियर करिए इसको कि योजना और कार्यक्रम इस तरीके से बनाया जाए कि जिससे हमको कहीं से भी ज्ञान व सूचना का मिल सके, ज्ञान व सूचना हमको मिल सके, वो क्या होता है, अभिक्रमित अनुदेशन होता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब कि एक तरीके का ये प्रोग्राम तैयार किया जाता है, प्रोग्राम तैयार किया जाता है किसके लिए, बच्चों के लिए, कि जिससे बच्चे अपनी गति से सीख सकें,
अपनी क्षमता से सीख सकें, अपनी योग्यता से सीख सकें, ये चीजें अभिक्रमित अनुदेशन में उपयुक्त हैं, आती हैं। तो इसको दिया किसने, कैसे ये आया, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। तो अगर हम इस पे चर्चा करें कि ये आया कहां से, तो सबसे पहला नाम आता है सुकरात का। सबसे पहला सुकरात का नाम आता है। हम चर्चा कर रहे हैं किस चीज का, चर्चा कर रहे हैं कि इसका जो विचार आया, इसका जो दर्शन आया, इसका जो विचार आया, इसका जो दर्शन आया, वो कहां से आया। इसका जो विचार आया, इसका जो दर्शन आया, वो कहां से आया। इसका जो विचार आया और इसका जो दर्शन आया, वो कहां से आया। इसका जो विचार आया और इसका जो दर्शन आया, वो कहां से आया, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुकरात के बारे में आपने जाना होगा कि सुकरात जो है वो प्रश्नोत्तर विद्य थे। प्रश्नोत्तर वो करते कैसे थे कि प्राचीन काल में जब सुकरात जिस समय हुआ करते थे, उस समय किसी टीले पे जाकर के वो खड़े हो जाते थे और उसी टीले पर से वो जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ करते थे, खूब जोर जोर से चिल्लाते थे। और जब वो खूब जोर जोर से चिल्लाते थे तो कुछ लोग वहां आकर के इकट्ठा हो जाते थे। जब कुछ लोग वहां आकर के इकट्ठा हो जाते थे तो उन लोगों से ये कहा जाता था कि अब आप लोगों के मन में जो कुछ भी हो, आप वो प्रश्न करिए, हमसे पूछिए। और जब इस प्रकार से प्रश्न को पूछा जाता था तो उसका उत्तर सुकरात वहां देता था। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से प्रश्नोत्तर विधि का प्रारंभ हुआ और प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो सुकरात को जाता है। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि जो प्रतिपादित किया, सुकरात ने किया। सुकरात का जो दर्शन था, सुकरात का जो विचार था, वो प्रश्नोत्तर विधि से निकल करके आया। तो सबसे पहले अगर प्रोग्राम्ड लर्निंग में हम देखें, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में हम देखें, तो पहला विचार सुकरात का आता है। उसमें भी उस प्रश्नों के माध्यम, प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी चीजों को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब इसके आगे सन 1954 ईस्वी में, इसके आगे 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर 1954 ईस्वी में बीएफ स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन के प्रत्यय को दिया। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रत्यय को दिया। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रत्यय को दिया। सन 1954 ईस्वी में बीएफ स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन का विचार दिया, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रत्यय दिया। उस प्रत्यय में क्या क्या था, अब चर्चा इस पे होगी। यानी अभिक्रमित अनुदेशन कहते किसे हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ क्या होता है। अब आइए इसको हम संक्षेप में चर्चा करें। तो जब कोई भी पाठ्य वस्तु जो होगा, अभिक्रमित अनुदेशन कहते किसे हैं, चर्चा हम इस पे शुरू कर रहे हैं। अभिक्रमित अनुदेशन कहते किसे हैं, चर्चा इस पे होगी। तो जो भी पाठ्य वस्तु होता है, जो भी पाठ्य वस्तु होता है, इस पाठ्य वस्तु को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। जो भी पाठ्य वस्तु होगा, जो भी कंटेंट होगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। और तो इसको तोड़ करके फिर क्या किया जाएगा, इसी को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसी को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो जो भी हमारी पाठ्य वस्तु होगी, जैसे कोई चैप्टर पढ़ना है तो उस चैप्टर को कई भागों में तोड़ दिया जाए, 10, 15, 20, 25, 30, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार उसको हम छोटे छोटे भागों में
तोड़ देते हैं, बांट देते हैं, और इस बांटने के बाद हम उसको एक एक टुकड़े को बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अब इसके बाद इसमें होता क्या है, जो ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, इन छोटे छोटे टुकड़ों को पद या फ्रेम कहा जाता है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को पद या फ्रेम कहा जाता है, और इसी पद या फ्रेम में हम उसको सजा करके रखते हैं, और बच्चे के सामने एक एक करके पद कह लीजिए या एक एक करके फ्रेम कह लीजिए, हम बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। अब इसके आगे आइए देखते हैं कि पद या फ्रेम जो होते हैं उसको हम किस प्रकार से सेटल करते हैं, किस प्रकार से हम उसको उसका प्रोग्रामिंग करते हैं, और किस प्रकार से बच्चों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। आइए अब आगे इस पे चर्चा करते हैं। ये अब चर्चा करते हैं पद या फ्रेम। पद या फ्रेम किस प्रकार से बनते हैं, अवक्रमित अनुदेशन के पद। तो जो ये पद होते हैं, या इसी को हम फ्रेम कहते हैं, तो या पद और फ्रेम, पद या फ्रेम किस प्रकार से बनते हैं। तो पद या फ्रेम जो बनता है इस प्रकार से, जैसे ऐसे मान लीजिए कि हमने एक फ्रेम लिया, इस तरीके से हमने एक फ्रेम ले लिया। जब शिक्षण कार्य होता है तो सबसे पहले आप ऊपर इसमें लिखते हैं कि ये किस कक्षा का है, किस कक्षा का है, यहाँ विषय क्या है, कालांश कौन सा है, अवधि क्या है, कक्षा लिखते हैं, विषय लिखते हैं, कालांश लिखते हैं, अवधि लिखते हैं। उसके बाद प्रकरण और दिनांक। जब कहीं भी हम शिक्षण कार्य करते हैं तो ये तो कोटा पूरा करना होता है, इतना तो आपको लिखना ही है। तो पद या फ्रेम जो भी होते हैं उसमें भी ये सारी चीजें ऐसे लिखी रहती हैं, ये इतना आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। एक फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं कि पद या फ्रेम कहते किसे हैं, तो ये चीजें तो यहां आपको ऐसे लिखी हुई मिलेंगी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आगे यहां पे आपको जो पाठ्यवस्तु जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है, उस छोटे छोटे टुकड़ों को यहां ऐसे ही अरेंज किया जाए। यानी कि यहां पाठ्यवस्तु है जो आपको पढ़ना है, यहां ये पाठ्यवस्तु है, पाठ्यवस्तु, इसी को आपको पढ़ना है। इसी को पढ़ना है। अब इसको जब बच्चा पढ़ लेता है, इतना सब पढ़ लिया बच्चा, और जब इतना पढ़ करके बच्चे के सामने यहीं पे प्रश्न दे दिया जाता है। प्रश्न दे दिया गया। अब यहां जब प्रश्न दे दिया गया तो अगर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर, हम एक जो चैप्टर था वो था भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। सब कुछ पढ़ने के बाद कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, अब वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, ये सारी चीजें अगर प्रधानमंत्री के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब यहां से अगर पूछ लिया गया कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, यहां 4 ऑप्शन दे दिया गया, ए बी सी डी। यहां दे दिया गया मनमोहन सिंह, उसके बाद दे दिया गया राजनाथ सिंह, यहां दे दिया गया नरेंद्र मोदी, और यहां दे दिया गया कि जेपी नड्डा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए, यानी उस बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दिए गए जिसके सामने ये कंटेंट रखा हुआ था। अब बच्चा इसको पढ़ के इस प्रश्न का उत्तर देगा, बच्चा इसको पढ़ के इस प्रश्न का उत्तर देगा, और इसके बाद यहाँ पे इसका जो ओरिजिनल उत्तर होगा, यहाँ पे इसी फ्रेम में
यहां लिखा होगा नरेंद्र मोदी, और इसको क्या होगा कि एक यहां पे कागज का टुकड़ा चिपका दिया जाता है, यहां पे एक कागज का टुकड़ा चिपका दिया जाता है, जिससे वो दिखे ना, कागज का टुकड़ा चिपका दिया जाता है। अब बच्चा अपने कंटेंट को, अपने पाठ्य वस्तु को पूरा पढ़ता है, अध्ययन करता है, अपनी गति से अध्ययन करेगा। कोई बच्चा उसको 5 मिनट में पढ़ लेगा, उसकी गति 5 मिनट में उसको पढ़ने की है तो 5 मिनट में वो पढ़ के तैयार कर लेगा। कोई बच्चा आधा घंटा ले लेगा, कोई दिन भर उसी को पढ़ेगा। तो अपनी गति से वह बच्चा, यहाँ कोई टीचर नहीं है, केवल उसको फ्रेम दिया गया और इसको छोटी सी पाठ्य वस्तु दे दी गई, टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके इसको एक टुकड़ा प्रस्तुत किया गया। बच्चा उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे, यहाँ पे प्रश्न इस टाइप से, बहुविकल्पीय टाइप से प्रश्न दिए रहेंगे और उसको बच्चा पढ़ करके और उसका उत्तर देता है या लिखता है। और लिखने के बाद यहाँ जा करके वो अपने उत्तर की जांच करता है, यहाँ जा करके वह अपने उत्तर की जांच करता है। कागज का टुकड़ा उठाएगा और देखेगा कि जो हमने उत्तर दिया वह उत्तर सही है या गलत है। इस तरीके से उसको यहाँ क्या मिलता है, एक फीडबैक मिलता है, उसको प्रतिपुष्टि प्रदान होता है, पुनर्बलन उसको मिलता है। और फिर वह इसी प्रकार से, अब यहाँ पे फिर से दूसरा, ये फ्रेम 1 था, फ्रेम 1 था, अब यहाँ इसको फ्रेम 2 मिल जाएगा। उत्तर उसका सही है तो फ्रेम 2 मिल गया और फिर से वही प्रक्रिया, फिर से वह पाठ्य वस्तु पढ़ेगा, फिर से क्वेश्चन का उत्तर देगा, फिर से अपने उत्तर को चेक करेगा और फिर वो अगर उत्तर सही होगा तो आगे बढ़ जाएगा। तो इसका हुआ क्या कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हमने अभिक्रमित अनुदेशन में अपने पाठ्य वस्तु को बच्चों के सामने, विद्यार्थियों के सामने, छात्रों के सामने हमने प्रस्तुत करने का काम किया। अब बच्चा अपनी गति से, अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से उसको पढ़ता है और धीरे धीरे करके सीखता है और आगे बढ़ता चला जाता है। और इस प्रकार से बच्चा उसको पूरा, जो भी पाठ्य वस्तु है उसको वह तैयार कर लेता है। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में हमने बताया कि अभिक्रमित अनुदेशन होता क्या है। अब अभिक्रमित अनुदेशन के कुछ सिद्धांत होते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत होते हैं। तो सिद्धांत की अगर हम बात करें, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत होते हैं तो ये 5 सिद्धांत कुल होते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के 5 सिद्धांत होते हैं। अगर पहले सिद्धांत की हम बात करें तो सबसे पहला जो सिद्धांत होता है वो तत्परता का सिद्धांत। नंबर 1 सिद्धांत जो होता है वो तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत। नंबर 2 सिद्धांत होता है स्वागति का सिद्धांत, स्वागति का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत तत्परता का सिद्धांत, दूसरा होता है स्वागति का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत होता है पुनर्बलन का सिद्धांत और चौथा होता है, तीसरा होता है पुनर्बलन का सिद्धांत। चौथा होता है तुरंत प्रतिपुष्टि, तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। चौथा होता है तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। और लास्ट में जो आपको पता ही है कि छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। ये 5 मुख्य सिद्धांतों पर अभिक्रमित अनुदेशन कार्य करता है। इन 5 प्रमुख सिद्धांतों पे अभिक्रमित अनुदेशन कार्य करता है। अगर हम आपसे ये बताएं कि ये 5 सिद्धांत क्या क्या हैं, तो तत्परता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी चीज, किसी भी कंटेंट को सीखने के लिए, किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए, किसी भी निर्देश को प्राप्त करने के लिए हमको हमेशा तैयार रहना होगा। अगर हम तैयार नहीं हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए,
तो हम उस चीज़ को सीख नहीं सकते हैं, उस कार्य को हम सीख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला कि बच्चे को तैयार रहना होगा उस कंटेंट को, उस पाठ्य वस्तु को जानकारी के लिए, सीखने के लिए। और दूसरा है स्वागत का सिद्धांत, यानी बच्चा अगर क्लास में टीचर होता है, 30 बच्चे पढ़ते हैं, तो 30 के हिसाब से बच्चा नहीं, टीचर नहीं चलता है। उसकी अपनी एक गति होती है, उस गति से वह औसत को प्राप्त करता है। उसी औसत के हिसाब से ही वह जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको, जो तेज बच्चे होते हैं उनको, जो औसत बच्चे होते हैं उनको, तीनों को एक साथ लेकर के चलता है। लेकिन यहाँ पे बच्चा अपनी गति से सीखता है। अगर बच्चे की क्षमता है कि इसको वह 5 मिनट में पढ़ के समझ ले, तो बच्चा 5 मिनट में पढ़ के समझ ले। अगर किसी बच्चे की क्षमता है कि हम 1 घंटे में इसको समझ पाएंगे, तो बच्चा 1 घंटे में पढ़े। कोई बच्चा एक ही बार पढ़ के समझ जाएगा, कोई बच्चा 10 बार पढ़ के समझेगा। तो लेकिन यहाँ समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, बच्चा जितना समय चाहे उतना समय वहाँ ले सकता है और अपना अधिगम को प्रभावशाली बना सकता है। तो दूसरा सिद्धांत कहता है कि स्वागत का सिद्धांत, इसमें विद्यार्थी या छात्र अपनी गति के अनुसार अधिगम कार्य करते हैं। तीसरा है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का अगर जो भी गलत है या सही है, चाहे गलत हो या सही हो, बच्चे ने पाठ्यवस्तु को पढ़ा, प्रश्न को पढ़ा, उत्तर दिया, बच्चे का उत्तर सही है या बच्चे का उत्तर गलत है, दोनों ही स्थितियों में उसको पुनर्बलन प्राप्त होता है और वह फिर आगे बढ़ने का कार्य करता है। तुरंत प्रतिपुष्टि, जब उसने उत्तर को देख लिया तो उसको तुरंत फीडबैक मिला कि उत्तर हमारा सही है कि उत्तर हमारा गलत है, तुरंत फीडबैक उसको प्राप्त होता है। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत आपको पता ही है कि कंटेंट जो था वो बहुत बड़ा था, हमने उसको पार्टीशन में किया, कई टुकड़ों में बांट करके हमने उसको फ्रेमों में उसको अरेंज किया और बच्चों के सामने एक एक फ्रेम करके वह हम प्रस्तुत करेंगे और बच्चा पढ़ता चला जाएगा। बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं करना होता है, ये फ्रेम ऐसे होता है और फ्रेम आगे बढ़ाते बच्चा अपने आप सीखते, बढ़ाते, उत्तर देते चला जाएगा। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत ये था। 5 सिद्धांत पे अभिक्रमित अनुदेशन कार्य करता है। अब इसमें बच्चा करता क्या क्या है, अब इसकी चर्चा हम फिर अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।